नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एसएससी जीडी परीक्षा के लिए जो हम लगातार प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं जीके जीएस की, उसका जो सेट नंबर 9 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है। यहाँ पे आर्टिकल 148 की बात हो रही है, अनुच्छेद 148 की बात हो रही है, किससे रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG से रिलेटेड आपका है यह आर्टिकल 148। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप इसे याद रखिएगा। तथा वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वही महान्यायवादी देख रहे हैं ऑप्शन ए वाला आप, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। अनुच्छेद जो 76 है यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी से रिलेटेड है। और वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमनी। आप याद रखिएगा, आर वेंकट रमनी ये जो है हमारे वर्तमान में क्या है, तो ये हमारे वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि भारत के महान्यायवादी वर्तमान में है आर वेंकट रमनी, तथा भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति आर्टिकल 76 यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। वही निर्वाचन आयोग से जुड़ा कौन सा आर्टिकल है, तो निर्वाचन आयोग से जुड़ा आर्टिकल हमारा हो जाएगा 224। आर्टिकल 224 का संबंध हो जाएगा निर्वाचन आयोग से, सॉरी 324 ना, यहाँ पे आर्टिकल 324 हो जाएगा। आर्टिकल 324 जो है यह निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। और हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। याद रखिएगा आप, राजीव कुमार जो है वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ये सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको साथ में याद रखनी है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है, वायुमंडल में जो प्रकाश जो लाइट होती है वह किस कारण से प्रसारित होती है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होगा, धूल कण होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमारे वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल विद्यमान रहते हैं, उन्हीं के कारण जो प्रकाश का प्रसार होता है वह संभव होता है। तो डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण के कारण यह प्रकाश का प्रसार हो पाता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का यह रासायनिक नाम है। आप याद रखिएगा, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वह होता है राइबोफ्लेविन। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। तथा विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आप याद देखिएगा, एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1। आप याद देखिएगा, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। क्या होता है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। वहीं पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो पेलाग्रा नामक रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा नामक रोग होता है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। तो इन चारों के बारे में आप याद रखिएगा, मैंने चारों के बारे में आपको बता दिया है। और इसमें अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील इसमें से आपको बतानी है कौन सी है। तो पूर्वी तट की यहाँ पे बात हो रही है, तो पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील भारत में कौन सी है, तो आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका चिल्का झील। चिल्का झील आपको मिलेगी उड़ीसा में, तो आप इसे याद रखिएगा, चिल्का झील। वहीं पुलिकट झील कहाँ पर है, तो पुलिकट झील आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में, इसे भी आप याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी। तथा इसी पुलिकट
झील में ही आपको मिलेगा श्री हरिकोटा द्वीप, और श्री हरिकोटा द्वीप पर ही आपको मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। पुलिकट झील आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में, और इसी पुलिकट झील में आपको मिलेगा श्री हरिकोटा द्वीप, और श्री हरिकोटा द्वीप पर ही आपको मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं आपकी जो कोलेरू झील है यह आपको मिलेगी, यह भी आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलेगी। और इसके अलावा बस इतनी ही आप याद रखिएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या था, सबसे बड़ी लैंगून झील जो पूर्वी तट पर स्थित वो हो जाएगी आपकी चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में चिल्का झील के अलावा एक और झील है अनसुपा, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अनसुपा झील भी जो है उड़ीसा में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत में किस आयोग या समिति की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी 1990 में। 1990 में जो अंतर्राज्यीय परिषद गठित किया गया था उसकी स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। अंतर्राज्यीय परिषद की यहाँ पे बात हो रही है, तो सरकारिया आयोग, आप याद रखिएगा, सरकारिया आयोग के रिकमेंडेशन पर ही जो है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन डी आप याद रखिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित कौन सा आयोग है, तो सरकारिया आयोग, तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सरकारिया, नोट डाउन आप कर लीजिएगा, राजेंद्र सिंह सरकारिया जो है इसके क्या थे, तो इसके जो है अध्यक्ष थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत क्या किया जाता है, तो अनुच्छेद 263 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जो है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य होता है केंद्र राज्य के आपसी विवादों का समाधान करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। 0 आवर की यहाँ पे बात हो रही है। भारतीय संसद की जो कार्यवाही होती है, डेली आप प्रोसीडिंग अगर देखते होंगे संसद की, तो उसमें आपको क्वेश्चन आवर देखने को मिलेगा, 0 आवर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 0 आवर की बात हो रही है कि 0 आवर होता क्या है। तो 0 आवर का संबंध क्या होता है, प्रश्नकाल आपका देखिए, भारतीय संसद की जो कार्यवाही होती है, भारतीय संसद की कार्यवाही आपकी 11 बजे से स्टार्ट होती है। तो 11 से लेके 12 बजे तक का जो समय होता है, यानी कि कार्यवाही का जो पहला घंटा होता है भारतीय संसद का, उसको हम क्वेश्चन आवर कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक प्रश्नकाल के बाद 12 से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं 0 आवर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर के बाद 12 से 1 बजे तक का समय जो होता है वो 0 आवर कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल, आप याद देखिएगा, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल कहलाता है आपका शून्यकाल। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा शून्यकाल का समय 1 घंटे का होता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं, 12 से 1 के बीच में होता है। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको लिखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार, यानी कि शून्यकाल एक भारतीय संसद का, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट का एक इनोवेशन, एक नवाचार है। आप इसे याद रखिएगा। इसको जो इनोवेट है किया गया है हमारे ही संसद के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में पूछ ले कि शून्यकाल किसकी देन है, आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा कि अमेरिका, इंग्लैंड, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर क्या लगाना होगा, भारत, क्योंकि भारतीय संसद का यह नवीनतम नवाचार है शून्यकाल 0 आवर। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। शून्यकाल का संसदीय प्रक्रिया के नियमों में कोई भी उल्लेख नहीं है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। शून्यकाल का जो समय है, प्रश्नकाल यानी कि क्वेश्चन आवर आपका जो होता है, क्वेश्चन आवर यह 11 से 12 के बीच होता है। तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे से लेके 1 बजे तक का जो समय होता है आपका 0 आवर यानी कि शून्यकाल का होता है। इस अवधि में बिना अग्रिम सूचना के, आप याद रखिएगा, इस अवधि में बिना अग्रिम सूचना के सांसद राष्ट्रीय मुद्दों पर, मतलब राष्ट्रीय मुद्दों को उठा सकते हैं, यानी कि जो
आपके नेशनल इंटरेस्ट के मामले हैं, जो नेशनल मुद्दे हैं उनको उठा सकते हैं सांसद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये 0 आवर के अंतर्गत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो ठंडियों के समय में आप देखते होंगे कि भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला भाग है उसमें वर्षा देखने को मिलती है। तो ये वर्षा किस कारण से होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों के मौसम में शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भाग में भारत में वर्षा देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया। यहाँ पे स्टैगफ्लेशन की बात हो रही है। तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इसमें जो मुद्रास्फीति होती है वो ऊपर होती है, यानी कि उच्च होती है, और बेरोजगारी की दर भी इसमें उच्च देखने को मिलती है। तो उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी देखने को मिलती है स्टैगफ्लेशन में। तो ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। आर्टिकल 17 का संबंध यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आर्टिकल जो 17 है यह किससे रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे हो जाएगा, तो अनुच्छेद 17 जो है यह आपका संबंधित है समानता के अधिकार से रिलेटेड यह आर्टिकल है। आप याद रखिएगा, समानता के अधिकार में आपको 4 आर्टिकल मिलेंगे, और यहाँ पे समानता के अधिकार में 4 नहीं बल्कि 5 आर्टिकल है। 5 आर्टिकल आपके कौन कौन से हैं, तो 14, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और 18। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपको मिलेगा समानता का अधिकार। तो इसमें से आर्टिकल 17 के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आर्टिकल 17 रिलेटेड किससे है, संबंधित किससे है, तो आर्टिकल 17 आपका संबंधित है अस्पृश्यता के अंत से, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, और अस्पृश्यता के अंत से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 17। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, तो यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तथा समानता का जो अधिकार है यह आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक आपको मिलेगा स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक का जो संबंध है यह धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। वहीं ये जो चारों अधिकार आपके सामने दिख पा रहे हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो आपके तीनों अधिकार हैं ये आपके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे रिलेटेड है। तो वित्त मंत्रालय से रिलेटेड आपका है इकोनॉमिक सर्वे। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और इकोनॉमिक सर्वे का संबंध किससे है, वित्त मंत्रालय से है। तो आप इसे याद रखिएगा, बजट से ठीक पहले आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिलीज किया जाता है। क्या बता सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय संसद में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। अगर हमारे संविधान में कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई भी संशोधन करना है, तो उसके लिए जो विधेयक है, उसके लिए जो बिल है वह कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। सिंपल सा पूछा गया आपसे। तो आप याद रखिएगा, या तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या तो राज्यसभा में। लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक में और संशोधन के लिए जो विधेयक है वह लाया जा सकता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, विद्युत चुंबकत्व का जनक किसे कहा जाता है। विद्युत चुंबकत्व का जनक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसे कहा जाता है। तो माइकल फैराडे को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकल फैराडे को विद्युत चुंबकत्व का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी इसमें से कौन सी है। गंगा नदी की बाएं तट की लेफ्ट वाली जो ट्रिब्यूटरी है इसमें से सहायक नदी है वो कौन सी है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप।
गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी इसमें से कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी इसमें से आपकी हो जाएगी महानंदा। आप याद देखिएगा, जो महानंदा रिवर है यह गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदी है। तो ये चीज़ आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। इसके अलावा यमुना और सोन आप देख पा रहे हैं, यमुना व सोन नदी जो हैं दाहिने तट की हैं, इसकी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। गंगा नदी की राइट ट्रिब्यूटरी यानी कि दाहिनी सहायक नदी हो पूछा जाए तो यमुना और सोन हो जाएगी। वहीं महानंदा हो गई, महानंदा के अलावा गोमती हो गई, रामगंगा हो गई, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। कोसी भी है, गंडक भी है, घाघरा भी है, ये सभी आपकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं गंगा की। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया? मैंने अभी इसके बारे में जस्ट आपको बताया है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। शून्यकाल कहाँ से लिया गया भारत की संसदीय व्यवस्था में? यूएसए से, जापान से, ब्रिटेन से या दक्षिण अफ्रीका से? तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संसद का यह नवीनतम नवाचार है। तो शून्यकाल जो है भारतीय संसद की देन है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे याद देखिएगा, शून्यकाल 0 आवर जो है भारतीय संसद की देन है। तो ऑप्शन आपका ई यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप याद रखिएगा, द्रव्यमान हमेशा एक समान रहता है, बदलता नहीं है। तो जो द्रव्यमान पृथ्वी पर होगा किसी वस्तु का, वही द्रव्यमान चंद्रमा पर भी होगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वही रहता है, सेम रहता है, बदलता नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और उसे काल के अनुसार व्यवस्थित करना है कि कौन सा इसमें से पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न में तो आंसर पहले से ही दे दिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आंसर टाइप पहले से ही हो गया है। तो कोई बात नहीं, इसको आप याद कर लीजिएगा कि कर्जन वाइली की हत्या कब की गई थी? 1909 में की गई थी। इसके बाद खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था 1908 में। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार का प्रारंभ किया गया था 1881 में। इसके बाद अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था 1912 में। तो इन चारों की डेट आप याद कर लीजिएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, वहीं से मैंने ये प्रश्न उठाया था। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता जिसका नाम है फिरंगिया, इसको लिखने वाले कवि का नाम पूछा गया कि कौन है? तो फिरंगिया को किसने लिखा था? मनोरंजन प्रसाद सिंह ने, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा जो है यह फेमस कविता लिखी गई थी, पोएम लिखी गई थी फिरंगिया। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मनोरंजन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? इसमें से मानव निर्मित तंतु कौन सा है, आपको उसका जवाब देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से रेयान, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है, रेयान जो है यह मानव निर्मित तंतु है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर स्थित है? तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पे मिलेगा? तो यह आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में यह टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं यह सब एरिया के मामले में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है इंडिया का। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है, एमपी में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में आपके कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, एमपी में आपको मिलेगा पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय डुबरी, ये सभी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे। कहाँ पर? तो एमपी में। वहीं उत्तराखंड में आपको कार्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नागार्जुन कहाँ पर हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है किस प्रकार का होता है? वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है?
तो हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसमें से कौन न्यूनतम जो है पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन के द्वारा जो है न्यूनतम एकदम मिनिमम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है कंपैरिजन टू इन तीनों के, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भोजन का पाचन निम्नलिखित अंगों में से प्रारंभ कहाँ से होता है? भोजन का जो पाचन होता है यह कहाँ से प्रारंभ होता है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। भोजन का जो पाचन है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आप याद रखिएगा, भोजन का जो पाचन है यह मुख से यानी कि मुंह से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख से जो है भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे की यहाँ पे बात हो रही है कि इंटरनेशनल जो टाइगर डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई का जो दिन होता है भारत में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका 100% सही है। भारत में प्रवेश करने वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न कहाँ से होता है? यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसके कारण शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा देखने को मिलती है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह उत्पन्न होता है भूमध्य सागर से। आप याद रखिएगा, यह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो यह भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ होता है जिसके कारण जाड़ों में वर्षा देखने को मिलती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी जो उत्पत्ति है होती है मेडिटेरियन सी से यानी कि भूमध्य सागर से। अगले प्रश्न में आपको सुमेलित करना है, पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और किस विकास मॉडल पर यह आधारित थी वह दिया गया है। तो इसमें से आपको सुमेलित करना है कि कौन किससे रिलेटेड है। तो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी किससे रिलेटेड थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी थी जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आई होप इसका आंसर सभी को पता था। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। वहीं तीसरी वाली जो पंचवर्षीय योजना थी यह किस मॉडल पर आधारित थी? तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका एस चक्रवर्ती मॉडल पर, यानी कि आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका चतुर्थ यानी कि आपकी जो 4th 5 ईयर प्लान था यह किस पर आधारित था? तो यह आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन आपका डी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी का आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए इनके वर्षों की बात कर लेते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष था 1951 से 56, याद रखिएगा आप। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या था? तो 1956 से 61 था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या था? तो 1961 से 66 था। वहीं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या था? तो 1969 से 1974 था। तो ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ष जो मैंने आपको बताए हैं इन योजनाओं के। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस शहर में फांसी दी गई थी आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? तो अब इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो यह जो काकोरी ट्रेन एक्शन था यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। 9 अगस्त 1925 को यह जो है किस संगठन के क्रांतिकारियों ने यह इस घटना को अंजाम दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, आप याद देखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी को हम काकोरी ट्रेन एक्शन, जो इसका नया नाम है, पुराना नाम क्या था? काकोरी षड्यंत्र केस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जो काकोरी नामक स्थान पे आपको मिलेगा, यह काकोरी नामक जो स्थान है लखनऊ से थोड़ा सा पहले आपको मिलेगा
और इसी स्थान पे 8 डाउन ट्रेन को रोक कर जो है लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रावधान आरोपी जो पकड़े गए थे उनमें से एक थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को कहाँ पर फांसी दी गई थी? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है इनको फांसी दी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, किस विषाणु को निरूपित किया जाता है? मतलब निम्न में से, तो इसका जो एवियन इन्फ्लुएंजा का विषाणु होता है इसमें से किससे निरूपित किया जाता है? तो H5N1 को हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, H5N1। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और रोवर्स कप का संबंध किससे है? रोवर्स कप का, तो रोवर्स कप का संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रोवर्स कप आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? तो आपका ए का क्या हो जाएगा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है। वहीं उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है? तो आपका बी वाला, यानी कि उच्च न्यायालय का हो जाएगा आर्टिकल 226 हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 137। सी का क्या हो जाएगा? सी का 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए का जो है ना आपका 3 होगा, यहाँ पे 3 वाले में ना 32 है, हाँ यहाँ पे। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है आपकी आर्टिकल 124 के अंतर्गत, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार आपके हैं आर्टिकल 32, उच्च न्यायालय का आर्टिकल 226 हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विलोकन की शक्ति आर्टिकल 137 हो जाएगा, यानी कि 2 वाले में हो जाएगा। और इसके बाद उच्चतम न्यायालय की स्थापना आर्टिकल 124 यानी कि 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सुमेलित हो गया है। ए का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था SSC GD की परीक्षा के लिए, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके SSC GD की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।